औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ व्यू असरार कुरैशी की एक और नशिस्त के साथ मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह पाक मुझे अच्छी बात अता फ़रमाए और उस बात को आप तक अच्छे तरीके से पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। मैनेजर्स डायलेमा सीरीज़ हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे, और एक टॉपिक जो मैं आज लेना चाहता हूँ इसमें वो है एनालिसिस का, कि मैनेजर्स एनालाइज करने में क्या उनके मामलात हैं और किस हद तक वो उलझन का शिकार हैं और किस हद तक वो एनालाइज करते हैं या नहीं करते। इसको हम डायलेमा नंबर 9 कहेंगे। 8 तक हमने कवर किया था और 8 पे ज़रा लंबी बात हमने की थी। आई होप कि हम एक ही सिटिंग में इसको मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो हम एक दूसरी सिटिंग में इसको मुकम्मल कर लेंगे। सो दिस इज़ अबाउट एनालिसिस ऑफ बाय मैनेजर्स। चूँकि इस बात पे हमेशा जब भी ये बात होती है मैं ये देखता हूँ कि कुछ सवालात चेहरे पे नज़र आ रहे होते हैं कि अच्छा मैं तो बड़ा एनालाइज़ करता हूँ, मेरा तो एनालिसिस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मेरी एनालिटिकल एबिलिटी बड़ी अच्छी है, उसके बावजूद ये मुझ पे ये किस तरह की लेबल है कि मैं एनालाइज़ नहीं करता, या मैं अच्छा एनालिसिस नहीं करता, या मेरा एनालिसिस सिरे से है ही नहीं। ये किस किस्म का मामला है? एनालिसिस है क्या, पहले तो ये देख लीजिए ना। एनालिसिस इज़ ए हार्ड स्किल बेसिकली, इट्स नॉट ए सॉफ्ट स्किल सही मानों में। मतलब आप हार्ड स्किल सॉफ्ट स्किल को टेक्निकल नॉन टेक्निकल की टर्म में बात करते हैं, मैं भी उसमें भी बात कर रहा हूँ कि ये एक टेक्निकल स्किल है एनालाइज करना। क्योंकि एनालिसिस की जो तरतीब है वो बुनियादी तौर पे ये है, दोनों तरह से आप कर सकते हैं, टॉप डाउन भी कर सकते हैं, बॉटम अप भी कर सकते हैं। टॉप डाउन ये होगा कि जो सबसे ऊपर की चीज़ है या जो आउटकम है, आपने वहाँ से शुरू किया कि अच्छा पहले आउटकम को देखते हैं या आउटपुट को देखते हैं क्या है। अब वो आउटपुट को आपने उसकी ज़रा तहें उतारनी शुरू की, फिर उससे इमीडिएटली नीचे जो चीज़ है जो कि आउटपुट को इम्पैक्ट करती है, फिर उस पर आपने बात की, उसको देखा, ऑब्ज़र्व किया, उसको मुख्तलिफ़ एंगल से देखा, फिर उसके नीचे जो उसको असरअंदाज होती है, फिर उसको देखा, फिर उसको देखा, फिर उसको देखा, टिल द टाइम दैट यू रीच द बॉटम। जो बेसिक यूनिट है वहाँ तक आप पहुँच जाते हैं, या जो बिल्कुल रूट है, रूट कॉज भी जिसको आप कह सकते हैं, आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं। ये टॉप डाउन है। एक एनालिसिस का तरीक़ाकार ये हो सकता है। दूसरा एनालिसिस का तरीक़ाकार ये है कि आप उसको बॉटम अप करें, यानी आप शुरू करें फंक्शनल बेसिक रूट से, और फिर उससे ऊपर जो वाक़या होता है, फिर उससे ऊपर जो होता है, फिर उससे ऊपर जो होता है, उससे ऊपर, टिल यू रीच द टॉप, फाइनल आउटकम तक आप पहुंच जाते हैं। और आप हर एक लेयर को और हर एक लेवल को बड़ी तफसील में देखते चले जाते हैं। ये एनालिसिस की दो तरीके हैं। 360 पे भी आप कर सकते हैं कि आप चारों तरफ से किसी चीज़ को घुमा फिरा के देख लीजिए, फिर आप उसको समझने की कोशिश कर लीजिए। तो एनालिसिस करना ज़रूरी क्यों है एक्चुअली? आखिर कोई ज़रूरी है कि सारा वक्त आदमी एनालिसिस के चक्कर में पड़ा रहे? काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, दौड़ भाग करनी चाहिए, बल्कि ज़रूरत से के ज़्यादा ही दौड़ भाग करनी चाहिए, और भी बड़ी अच्छी चीज़ है, मुनासिब बात है। सारा वक्त एनालिसिस करना भी कोई ऐसा बड़ा प्रोडक्टिव काम नहीं है। एनालिसिस इज़ समथिंग विच इज़ एक्चुअली नॉट डन एवरी डे, और इसकी ज़रूरत भी नहीं होती हर रोज़ करने की। ये एक पीरियोडिक एक्टिविटी है जो आपको करनी चाहिए, तीनों सूरतों में करनी चाहिए। यानी अगर हालात अच्छे हैं तो भी करनी चाहिए, अगर हालात मुनासिब से हैं, यानी जितने बस ठीक है मुनासिब ज़िंदगी गुज़र रही है, तो भी करनी चाहिए, और अगर नहीं अच्छे तो भी करनी चाहिए। मैं इसको ग्रेड नहीं करूँगा कि नहीं अच्छे तो फ़ौरन, यानी वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है करना, या अच्छे हैं तो बाद में कर लीजिएगा। आई वुड नॉट से दैट, डिपेंड्स। हो सकता है अच्छे की ज़रूरत पहले हो करने की एनालाइज, और ख़राब की बाद में हो, या हो सकता है ख़राब की पहले हो और अच्छे की बाद में हो। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सो एनालिसिस की ज़रूरत ये है। एनालिसिस की ज़रूरत इसलिए भी है कि कोई भी एक काम ऐसा नहीं है जो एक आदमी ही कर रहा है अकेला। इट्स ए रेयरिटी, वरना हर काम आगे पीछे से लिंक्ड है, उसमें मल्टीपल लोग शामिल हैं। कोई उसका एक सिरा करता है, कोई दूसरा हिस्सा करता है, कोई तीसरा हिस्सा करता है, कोई चौथा हिस्सा करता है। एक आप देख लीजिए ना, एक कार की असेंबली लाइन में कितने लोग शामिल हैं, वो तो एक बड़ी चीज़ है। लेकिन एक माचिस भी जो बनती है वो भी एक आदमी नहीं बनाता, उसमें कई लोग शामिल हैं। कोई लकड़ी का जो उसकी सलाइयाँ हैं उस पर काम करता है, कोई उसके मसाले पे काम करता है, कोई उनको डुबोने पे काम करता है, कोई जो भी उसका तरीक़ाकार है।
प्रिंटिंग है, उसमें कई लोग शामिल हैं। तो कोई भी काम, कोई फंक्शन ऐसा नहीं है जहाँ सिर्फ एक अकेला आदमी कर रहा हो, एक से ज़्यादा लोग हमेशा कर रहे होंगे। तो जब कर रहे होंगे तो इसका मतलब ये है कि फिर ये मुख्तलिफ़ लोगों का इंटरेक्शन आउटकम पे असरानंदाज होगा, और वो चूँकि मुख्तलिफ़ उसके हिस्से कर रहे हैं तो मुख्तलिफ़ लेवल्स भी बन जाएंगे। तो जब तक एनालिसिस नहीं होगा, ये समझ नहीं आएगी कि किस लेवल की परफॉर्मेंस की वजह से मामलात अच्छे हो रहे हैं या किस लेवल की परफॉर्मेंस की वजह से मामलात ख़राब हो रहे हैं। तो ये इसलिए इसकी ज़रूरत है। फ़ायदा ऑफ कोर्स एनालिसिस का ये है कि आप रूट कॉज तक पहुंच जाते हैं। दोनों सूरतों में, आप टॉप डाउन करें तो भी पहुंच जाएंगे, बाज़ औक़ात बॉटम अप करते हैं तो भी पहुंच जाते हैं। अगर आपको रूट कॉज पहले से पता है और आप उसको आउटकम से लिंक करके उसको देखना चाहते हैं तो आप बॉटम अप भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो आप वो नतीजे नहीं वो इन्फॉर्मेशन नहीं गेन कर पाएंगे जिसकी बुनियाद पे आपको बात समझ आ सके। एनालिसिस की हमने कहा कि एनालिसिस ये है कि चीज़ों को समझा जाए, उसको मुख्तलिफ़ लेयर्स में, उसको यूँ कह लीजिए कि डाइसेक्ट करके, तरतीब दे के, अलग अलग करके उसके हर कंपोनेंट को देखा जाए, ये एनालिसिस है। हमने ये कहा कि एनालिसिस की ज़रूरत इसलिए है कि जब तक पूरी बात समझ ना आए हर हिस्से की, क्योंकि हर फंक्शन में मल्टीपल लोग शामिल हैं, मल्टीपल एक्टिविटीज़ शामिल हैं, तो जब तक हर एक्टिविटी को अलग से ना जायज़ा लिया जाए तो ये बात समझ नहीं आ सकती कि कौन सी एक्टिविटी है जिसकी वजह से जो अल्टीमेट आउटकम है वो अच्छा हो गया, कौन सी है जिसकी वजह से ख़राब हो गया। तो आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते। फ़ायदा ये है एनालिसिस करने का कि आपके पास इंफॉर्मेशन आती है और वो आपको बात असल में समझ आ जाती है कि अच्छा वेयर इज़ दी पॉइंट जहाँ पे कि इंटरवेंशन की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको कहीं पे कुछ यानी तवज्जो देने की ज़रूरत है। वो इंटरवेंशन मेंटल भी हो सकती है, इंटरवेंशन फ़िज़िकल भी हो सकती है कि कुछ काम ठीक करने की ज़रूरत है वहाँ पे जाके। तो ये इसका ये फ़ायदा ये है इसका कि यू एक्चुअली बिकम अवेयर और आपको बात समझ आ जाती है। और इसकी दूसरा फ़ायदा ये है कि एनालिसिस पे बेस करके फिर आप कोई सॉल्यूशन निकालते हैं, कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अगर कोई ख़राबी है तो उसका हल निकालते हैं, और अगर सब कुछ अच्छा है और अच्छा करना चाहते हैं तो उसकी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और बग़ैर एनालिसिस के स्ट्रैटेजी नहीं बन सकती। तो जब स्ट्रैटेजी बनती है जो कि एक ब्रॉड गाइडलाइन है आपकी, जो कि एक डायरेक्शन सेट करती है कि हाँ अब आपको इस डायरेक्शन में जाना है, तो फिर उस स्ट्रैटेजी की बुनियाद पे फिर आपके प्रैक्टिकल प्लान्स बनते हैं, जिनको आप टैक्टिकल प्लान्स भी कहते हैं। फिर कि अच्छा फिर हम यूँ करेंगे, फिर यूँ करेंगे, माइलस्टोन्स फिर आप तय करते हैं कि इस टाइम पीरियड में ये काम होगा, इस टाइम फ्रेम में ये होगा, इसमें ये होगा। तो एनालिसिस की आप देख रहे हैं कि बड़ी शदीद ज़रूरत है, क्योंकि एनालिसिस के बगैर तो कहीं पहुंचा नहीं जा सकता, ना बात समझ आती है ना कहीं पहुंच सकते हैं। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, मेरा रेफरेंस नॉर्मली फार्मास्यूटिकल्स ही होता है क्योंकि मेरा कोर फील्ड है। फार्मास्यूटिकल में दो तरह के मैनेजर्स हैं, एक सेल्स से रिलेटेड मैनेजर्स हैं, यानी सेल्स मैनेजर्स कोई भी हों, वो फील्ड मैनेजर्स हों, वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हों, वो जोनल मैनेजर्स हों, वो नेशनल सेल्स मैनेजर्स हों। एक मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, वो प्रोडक्ट मैनेजर से शुरू होते हैं और वो मार्केटिंग मैनेजर हो सकते हैं, ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर हो सकते हैं। ये दो डिफरेंट फील्ड्स हैं जो आ रही हैं। प्रोडक्ट मैनेजर से माजरत के साथ अक्सरियत जो मैं देखता हूँ वो ये है कि वो शुरू करते हैं कि जी मार्केटिंग यहाँ से शुरू होती है कि मैं कुछ प्रमोशनल मटेरियल बना लूँ, डिज़ाइन कर लूँ बड़े अच्छे से, बड़े खूबसूरत विजुअल्स के साथ, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ बीच में, मैं कोई अच्छे से गिफ्ट बना लूँ, कोई अच्छी सी कैंपेन बना दूँ। अगर कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट है तो मैं उसकी अच्छी सी कोई एडवर्टीज़मेंट बनवा दूँ एडवर्टाइजिंग एजेंसी से और उसकी एडवर्टाइजिंग शुरू कर दूँ। फिर उसकी अगर बहुत ही मैंने अच्छा काम करना है तो मैं फिर जो लोग हैं उनको उनकी ट्रेनिंग का कुछ बंदोबस्त कर दूँ। ये वहाँ से ये वहाँ से शुरू करते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट, विच इज़ द टेल एंड एक्चुअली। वो उसका शुरू नहीं है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट का या ब्रांड मैनेजमेंट का शुरू तो एनालिसिस है कि मार्केट का एनालिसिस क्या कहता है, मार्केट क्या है, कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, कौन लोग हैं, कौन कंपेटिटर हैं, वो क्या कर रहे हैं,
और उनको देखने के बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, हमारे क्या रिसोर्सेज हैं, हमारी क्या कैपेबिलिटी है, हम क्या करने के काबिल हैं, और फिर उसके बाद इन दोनों चीज़ों को मिला के कि जो हमारी कैपेबिलिटी और इनकैपेबिलिटी है, और जो मार्केट की और दूसरों की कैपेबिलिटी और इनकैपेबिलिटी है, और उसके अलावा जो कोई ऐसे फैक्टर हैं वो जो कॉमन स्वॉट करते हैं, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स, उसकी रोशनी में आप अपनी एक डायरेक्शन सेट करने की कोशिश करते हैं। वही डायरेक्शन आपकी स्ट्रेटजी में रिफ्लेक्ट होती। कुछ आप यानी स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं जो स्ट्रेंथ बेस्ड होती, राइट, और कुछ आप बनाते हैं जो वीकनेसेस को एवर्ट करने के लिए होती हैं, उनको कम करने के लिए होती हैं। कुछ आप बनाते हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ को इनकैश करने के लिए होती हैं। कुछ आप बनाते हैं जो थ्रेट्स को बचाने के लिए होती हैं, बचने के लिए होती हैं। तो चारों पोर्शन जो स्वॉट के हैं वो आपके डायरेक्टली स्ट्रेटजी पे इन्फ्लुएंस करते हैं। और स्वॉट इज़ एनालिसिस, उसको कहते ही स्वॉट एनालिसिस हैं। तो अगर एनालिसिस नहीं है तो यकीनन स्ट्रेटजी नहीं बनेगी, और स्ट्रेटजी नहीं बनेगी तो फिर उससे आगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। फिर ये फ़ोल्डर बनाना, फिर ये रंग बिरंगी एडवर्टीज़मेंट बनाना, कोई बैनर्स बनाना, कोई ऐड कैंपेन्स बनाना, कोई जो भी बनाना है, इसका कोई ख़ास रेलेवेंस बन नहीं पाएगा। अब बना लेंगे, इट मे लुक गुड, इट मे फील गुड, लेकिन उससे वो नताइज हासिल नहीं होंगे जो कि आप करना चाहते हैं। हम इस वीडियो को यहाँ क्लोज़ करते हैं। अगले में हम जो सेल्स मैनेजमेंट के वालों का एनालिसिस का पार्ट है उसको देखते हैं। अल्लाह पाक आपको बड़ी कामयाबियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो, हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन।